Hello everyone and welcome to Mathematics Folio. So in this video, we are going to revise very important results of vectors that act as building blocks for very beautiful and important questions in JEE Advanced. So don't expect I'm going to make you revise each and every point of this chapter. As I told you, I'm just going to make this video as compact as possible. This implies that we will be revising very important results जो आपके difficult questions के building blocks या फिर कहिए foundation होते हैं. इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं. तो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में भी ये सारे रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट. तो जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर मींस सपोज यू हैव टू वेक्टर्स. ठीक है, आपके पास दो वेक्टर्स हैं. वन वेक्टर इज वेक्टर ए, द अदर वेक्टर इज वेक्टर बी. सपोज यू हैव टू राइट डाउन अ वेक्टर अलोंग इट्स एंगुलर बाइसेक्टर. तो जो इसमें मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम उठा के सीधे अपने आंसर को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट. व्हाट यू शुड राइट इंस्टेड इज ए कैप प्लस बी कैप. Is it a unit vector that we have written here? No, it's not a unit vector. In fact, what we have written is any vector along the direction of angle bisector of vector A and vector B. तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में आपको एंगुलर बाइसेक्टर लिखना है तो दैट शुड बी ऑफ द फॉर्म ए कैप प्लस बी कैप. यूनिट वेक्टर लिखना है तो नॉट एन इशू. आप इसे यूनिट वेक्टर किस तरह बनाओगे? ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप. सो दिस हैज नाउ बिकम अ यूनिट वेक्टर. ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया है. ठीक है. एंड नाउ बिकॉज हमें एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू वेक्टर्स लिखना आता है, हम इसी की हेल्प से एंगल बाइसेक्टर लाइंस का इक्वेशन भी लिख सकते हैं. यानी अगर आपको दो लाइंस दी गई है, सपोज वन लाइन इज लाइक दिस, the other line is this one, then the angle bisector of these two lines. तो मैं इनका जरा angle bisector trace कर देती हूँ. ये angle bisector एक हो गया और ये रहा second angle bisector. How we are going to write down the angle bisector of these two lines? Angle bisector लिखने के लिए definitely you need the equation of the lines. So lines का equation दिया गया होगा. Like suppose the first line be r vector is equals to vector a plus lambda p vector. एंड सेकेंड लाइन में अज्यूम कर रही हूँ आर वेक्टर इज वेक्टर ए प्लस म्यू क्यू वेक्टर. सपोज ये दो लाइंस दी गई है. फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द लाइन इट इज वेरी मच क्लियर दैट बोथ दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर. यानी हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ले सकते हैं बिकॉज ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन. राइट नाउ वन लाइन इज अलोंग पी वेक्टर, द अदर लाइन इज अलोंग क्यू वेक्टर. तो मैंने p वेक्टर q वेक्टर की आर्बिट्ररी डायरेक्शन लेकर मार्क कर दिए. b1 and b2 be the two bisector lines. If you have to write down these two lines, how you are going to proceed? सबसे पहले आप b1 कैसे लिखोगे? b1 लिखने के लिए आप देख सकते हो कि the line b1 is also passing through the point A with position vector a vector plus a vector along b1 if you want to write. Then basically the direction of b1 यानी जो हमने ये एरो मार्क किया है इसका डायरेक्शन वही होगा जो एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q का डायरेक्शन होगा. राइट. सो वेक्टर p एंड वेक्टर q की q के एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ लिखना चाहिए p कैप प्लस q कैप. यू जस्ट नीड एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन for writing down the line ka equation. So I have taken p cap plus q cap and this is how I have written the equation of b1. Similarly, I'm writing the other bisector line b2. How you are going to write this? Again, b2 is passing through the point A with position vector a vector. But now what is a vector along b2? b2 के along vector लिखना है तो first of all you can take any one vector, p vector या q vector लो. उसके opposite direction क्या लिया जाएगा? minus q vector. जैसे q के opposite direction मैंने ले लिया है तो ये p vector है, ये आपके पास minus q vector है. So what is going to be the direction of angle bisector of these two vectors? It will be p cap plus minus q cap, right? So that's why we write down the line b2 will have a vector along p cap minus q cap vector. और you can say that जो line हमें मिल रही है उसका direction क्या आ जाएगा? p cap minus q cap. ठीक है. सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपको एंगल बाइसेक्टर लिखना आता है, आपको लाइन का इक्वेशन लिखना आता है तो डेफिनेटली यू कैन राइट डाउन द एंगल बाइसेक्टर लाइन. राइट. सो ऐसा नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर लाइन पे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है. इट्स नॉट नेसेसरी बट या इन केस वी रिक्वायर इट. सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे होता है वो होता है हाउ टू राइट डाउन द एंगल बाइसेक्टर.
वो लिखना आता है तो डेफिनेटली, लाइन लिखनी आती है तो डेफिनेटली हम एंगल बाइसेक्टर लाइंस भी लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट्स। तो मैं हेडिंग ही डॉट प्रोडक्ट लिख देती हूँ क्योंकि अभी अब नेक्स्ट फ्यू रिजल्ट्स जो होंगे वो डॉट प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स होते हैं इसके, बट दीज आर गोइंग टू बिकम द important, or you can say that foundation point for framing very good questions. Like पहला point जो है वो है regarding vector a का square. What is vector a का square? We all know it is a dot a, or you can also write it as magnitude of vector a का square, right? ये vector a का square एक scalar quantity है, और a square यानी in case कहीं पर भी आप vector a का square upon, in fact वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का स्क्वायर देखते हो तो आप इसे कैंसिल नहीं करोगे, राइट? डिनोमिनेटर इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल न्यूमरेटर हमारे पास स्टिल अ वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसा नहीं होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर ए के स्क्वायर को आप कैंसिल करेंगे, वो बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। आप उसे क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, या फिर आप उसे लिखते हैं ए डॉट ए। सेकेंड पॉइंट जो रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट है वो ये है कि whenever in any question, whenever in any question we need to find out the magnitude of any vector. We need to find the magnitude. Whenever in any question we need to find the magnitude, then this implies what we have to do is we have to take the dot product. We need to take the dot product of the vector with itself. We need to take the dot product of the vector with itself. ठीक है, कभी भी अगर आपको किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, एंड स्पेशली द वेक्टर इज नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, बिकॉज अगर वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया है तो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड। बट इन केस दे हैव नॉट प्रोवाइडेड यू द वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, तो आपको क्या करना है, आपको उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेकर क्वेश्चन में प्रोसीड करना होगा। अब ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स चाहिएगा, वो सारा इंफॉर्मेशन ए डॉट ए से हमें मिल जाता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपके पास वेक्टर ए और अनदर वेक्टर बी के बीच का कोई एंगल प्रोवाइड किया गया हो, हमें ए डॉट बी की वैल्यू दी गई हो, एंड देन वी हैव टू प्रोसीड एंड गेट द आंसर। So that is also fine. So it's not necessary कि अपने आप से ही dot product लेना है. Sometimes we also take the dot product with another vector. But what you have to keep in mind is सिर्फ इसी पे स्टिक नहीं रहना है कि vector is not given in the terms of ijk, तो magnitude कैसे निकाला जाएगा. You just have to keep in mind कि in that case you have to go for the dot product. Take the help of dot product and get the answer. ठीक है, वो dot product हमारी help करने वाला है in that situation, and we will be easily able to get the answer फॉर द क्वेश्चन, यानी उसका मैग्नीट्यूड हम इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, कन्वर्सली कई बार क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो हमें पता होता है, कई बार हमें क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट की जरूरत होती है। सो यू कैन राइट दैट, कई बार क्वेश्चंस में क्या आता है कि whenever we want dot product, whenever we want dot product between vectors, then club them together and square it. Club them together and square it. What do you mean by this point? Let me take an example over here. For example, suppose उन्होंने कोई relation दे दिया xa vector plus yb vector plus zc vector is equals to 0. ठीक है, ये कुछ relation हमारे पास है between the vectors abc, and in the question I want the dot of a and b. If you just want the dot of a and b, then what you have to do in the question is you will have to club vector a and vector b terms together and isolate it from rest of the terms. So see, this is how we isolated a and b from c, and now you square both the sides. So the moment you square both the sides, what you are going to get, right hand side will become z square vector c ka square. So see, vector c ka square means you have converted your question from vectors to scalar quantity. ये scalar बन चुका है. Left hand side भी आपके पास क्या आ जाएगा, it will become x square vector a ka square, y square vector b ka square, and then we will have 2xy vector a dot b. So this is how a dot b has been created. इस पूरे एक्सप्रेशन में a dot b हमने क्रिएट कर लिया है। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको a dot b मिल जाएगा। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द पॉइंट व्हिच इज टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। स्पेशली जब वो ए और बी के डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें ए और बी को क्लब करके स्क्वायरिंग करनी ही पड़ती है, और स्क्वायर करके ही ए डॉट बी क्रिएट होता है।
समटाइम्स वी ऑल्सो हैव टू डिसाइड कि डायरेक्ट स्क्वायर करना है या फिर टर्म्स को शिफ्ट करके, जैसे अभी मैंने टर्म्स को शिफ्ट करके स्क्वायरिंग किया, व्हाई, बिकॉज आई जस्ट नीडेड ए एंड बी। कभी कभी क्वेश्चन में वो ऑल्सो क्रिएट द टर्म्स a डॉट b डॉट c एंड c डॉट a, ऐसा भी क्रिएट करते हैं। तो अगर वो b डॉट c और c डॉट a की भी रिक्वायरमेंट है हमें क्वेश्चन में, तो व्हाट वी विल हैव टू डू, आई जस्ट स्क्वायर और I will just club the terms containing ABC and will square both the sides. Squaring तो करना ही पड़ेगा. You will have to square both the sides because squaring will generate dot product. ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट आप कैसे क्रिएट कर रहे हो, आप स्क्वायरिंग से डॉट प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, या दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि सपोज इन द क्वेश्चन, सपोज ये रिलेशन दिया है एंड दे हैव प्रोवाइडेड मी b डॉट b एंड c डॉट b एंड नाउ दे वांट मी टू कैलकुलेट a डॉट b। तो ठीक है, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में b से डॉट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगी। बट ऑब्वियसली दे डोंट फ्रेम क्वेश्चन लाइक दिस जहां पे सीधे डॉट प्रोडक्ट लेकर आपको आंसर मिल रहा होता है। बट यू स्टे विजिलेंट कि आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। तो नॉर्मली ये पॉइंट होता है जो हम स्किप कर जाते हैं, इसीलिए मैंने इस पॉइंट पे स्ट्रेस दिया है कि आप ध्यान रखिए कि अगर डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो स्क्वायरिंग करना होता है एंड वी हैव टू क्रिएट द डॉट प्रोडक्ट बाय क्लबिंग द रिक्वायर्ड टर्म्स टुगेदर एंड देन स्क्वायरिंग विद द साइड्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आप उसमें ध्यान रखेंगे। यानी हमने ये देखा कि अगर तीनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट रिलेटेड से ही हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है वेक्टर ए का स्क्वायर यानी ए डॉट ए मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड में कभी भी अगर आपको किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत है तो आप उसे स्क्वायर कर दो, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ ले लो, या कई बार दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके भी आंसर मिलता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट दे हैव और डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव प्रोवाइडेड अस। थर्ड में हमने ये देखा कि कभी भी किसी दो वेक्टर्स में अगर आपको डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है तो व्हाट यू शुड डू, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज और वी कैन से दैट हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा सो दैट हम क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर पाए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में ही नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द प्रोजेक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, प्रोजेक्शन। और ये प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो हम वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन देखेंगे। उसके लिए मैंने जस्ट ये वेक्टर बी ट्रेस कर दिया एंड सपोज दिस इज वेक्टर ए। वी आर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी मींस आप क्या कर रहे हो, वेक्टर ए की शैडो ऑन वेक्टर बी क्या आएगी, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। यानी लाइट रेज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, हमने ड्रॉप किया सपोज इन दिस प्लेन एंड नाउ OA एंड OB के बीच में सपोज एंगल थीटा, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दिस एंगल टू बी थीटा। तो ये जो पॉइंट आ रहा है A डैश, O से लेकर A डैश विल बी कॉल्ड एज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन दिस आंसर, टू राइट डाउन दिस आंसर व्हाट यू हैव टू डू इज टेक द वेक्टर A एंड टेक इट्स डॉट प्रोडक्ट विद B कैप। ठीक है, वेक्टर A का प्रोजेक्शन लिया ऑन वेक्टर B, तो वेक्टर बी जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो यू जस्ट हैव टू टेक इट्स यूनिट वेक्टर। सो वेक्टर ए डॉट बी कैप विल गिव मी द प्रोजेक्शन। और डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हमें ये पता है कि आंसर जो होगा इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। हमारा फाइनल आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो बी जीरो। ठीक है, तो ए डॉट बी कैप इज द प्रोजेक्शन। वेल समटाइम्स दे वांट अस टू राइट डाउन द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along vector b and perpendicular to vector b। यानी along vector b जो प्रोजेक्शन आएगा या फिर कहीं वेक्टर कंपोनेंट आएगा दैट विल बी OA डैश एंड perpendicular to vector b जो हमारे पास प्रोजेक्शन या फिर कहीं वेक्टर कंपोनेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी A डैश A। तो वो कैसे लिखेंगे, वेक्टर A को आप लिख सकते हो OA डैश प्लस वेक्टर A डैश A। तो ये रहा वेक्टर कंपोनेंट along वेक्टर b, दिस इज वेक्टर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यानी हम सबसे पहले अगर वेक्टर कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी लिख रहे हैं तो ये वेक्टर कंपोनेंट है। कैसे लिखा जाएगा, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए यू नीड टू थिंग्स, यू नीड इट्स मैग्नीट्यूड जो अभी अभी हमने देखा था कि इट इज A डॉट बी कैप, एंड यू नीड इट्स डायरेक्शन। सो आई हैव प्रोवाइडेड द डायरेक्शन टू इट, दिस इज अलोंग वेक्टर बी। Similarly, when you have to write A dash A, तो A dash A के लिए याद रखिए कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है A वेक्टर माइनस O A dash, यानी वेक्टर A डॉट बी कैप इंटू बी कैप। यानी A dash A के लिए as such डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, you are using this relation to get this vertical component or you can say the vector component of vector A perpendicular to vector B। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सिंपल सी थिंग्स है, मगर क्वेश्चन में फ्रेम करते वक्त ये सारे पॉइंट्स हमें यूज करने होते हैं, या फिर कई क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हो सकता है कि वो
इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तो ये हमारी काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन अ वेरी बेसिक पॉइंट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दिस? A vector can be expressed as vector A dot I into I cap, vector A dot J into J cap, and plus vector A dot K into K cap. ठीक है, ये बड़ा बेसिक सा रिजल्ट होता है बट ये आपको दिमाग में रखना है. हम जितने पॉइंट्स इसमें लिखने जा रहे हैं ना, दीज आर दोज पॉइंट्स जो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, ठीक है. ऑल दीज पॉइंट्स आर लाइक, आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग न्यू, आई एम जस्ट मेकिंग all those points, I'm helping you to revise all those points which should remain in your mind in the active form. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ा तो था मगर उस मोमेंट पर याद नहीं आ रहा, ठीक है. तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में हमेशा एक्टिव रहने चाहिए व्हेन यू आर स्पेशली हैंडलिंग द क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस, ठीक है. चलिए, तो ए वेक्टर को ए डॉट आई कैप, ए डॉट जे कैप, ए डॉट के कैप भी लिखा जा सकता है. इसे ध्यान रखिएगा, मे बी दे आर फ्रेमिंग अ क्वेश्चन इन विच यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पर. तो अब जो हम नेक्स्ट रिजल्ट लिखेंगे दैट इज अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट. सो लेट मी राइट डाउन द हेडिंग क्रॉस प्रोडक्ट. अब अगले कुछ रिजल्ट्स क्रॉस प्रोडक्ट पर हैं, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन हियर व्हाट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, वो सब आप पढ़कर आए हैं. अभी हम वो रिजल्ट्स देख रहे हैं विच आर गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट और विच आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर टेस्ट पेपर. सो फर्स्ट है a क्रॉस b का होल स्क्वायर. क्या होता है ये? दिस इज वेक्टर a का स्क्वायर, वेक्टर b का स्क्वायर माइनस वेक्टर a डॉट b होल स्क्वायर. लेग्रांजेस आइडेंटिटी, इसे याद रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन इसी के अकॉर्डिंग दी हुई होती है. डॉट दे दिया, इंडिविजुअल आपके पास मैग्नीट्यूड्स दे दिए गए हैं एंड देन दे वांट यू टू कैलकुलेट a क्रॉस b का स्क्वायर, ठीक है. और मे बी इनडायरेक्टली इन द क्वेश्चन we need this information regarding a cross b and what all things we know in the question is this. So अगर ये सारी information है, directly put it in the formula, get the result and proceed with the question, ठीक है. Coming to the second important result, जो आपको ध्यान रखना है वो है वेक्टर a क्रॉस i का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर a क्रॉस j का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर a क्रॉस k कैप का होल स्क्वायर. ये कितना होता है? दिस इज 2 वेक्टर a का स्क्वायर. वेरी बेसिक रिजल्ट, कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ Lagrange's आइडेंटिटी, बट रिमेंबर इट एवरी टाइम. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इन द क्रॉस प्रोडक्ट, सपोज आपके पास कोई क्लोज्ड बाउंडेड सर्फेस दी गई है जो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करती है, ठीक है. लेट दिस बी द क्लोज बाउंडेड सर्फेस which is drawn in a particular direction and you want to write down a vector and you want to write down a vector perpendicular to this one, ठीक है. जैसे कि अब मैं इस एग्जांपल की जगह ट्राइंगल भी ले सकती हूँ. सपोज हमने ये ट्राइंगल ले लिया, लेट दिस बी द ट्राइंगल ABC, ठीक है. A with position vector A vector, T vector C vector. तो this is also a closed bounded surface drawn in a particular direction. बाउंड्रीज क्रॉस नहीं हो रही है. तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी सर्फेस आपको दी गई है एंड यू वांट टू राइट अ वेक्टर नॉर्मल टू दिस सर्फेस, if you want to write down a vector normal to this surface, then what you should do is you should directly write down its area vector. यानी ये जो पूरा एरिया है इस बाउंडेड सर्फेस का, ये तो स्केलर क्वांटिटी एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनता है. और डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है राइट हैंड थंब रूल से. यानी अगर डायरेक्शन जो हमने ड्रॉ की है इस तरह की है तो ये डायरेक्शन इसमें आएगी, जबकि अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करती हूँ तो डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज गोइंग टू बी दिस वन. The direction of area vector is going to be like this one, ठीक है. तो हम लोग important point क्या लिख रहे हैं कि any vector which is perpendicular to the surface, कौन सा surface? Specifically the surface which is drawn in a particular direction, जो closed है, bounded है और अपनी boundaries को क्रॉस नहीं कर रहा है. अगर उसके perpendicular अगर आपको कभी वेक्टर लिखने की जरूरत पड़ती है तो what you can write is the area vector, ठीक है. किसी भी एरिया वेक्टर आप लिख लो. अब उसका मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो मैं एरिया वेक्टर नहीं कह पाऊंगी ऑब्वियसली, बट इन केस सपोज इन द क्वेश्चन they have given you the area vector, so you can use it as a vector perpendicular to the surface. यानी फॉर दिस ट्राइंगल हम क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी 1/2 वेक्टर A क्रॉस B प्लस वेक्टर B क्रॉस C प्लस वेक्टर C क्रॉस A, ठीक है. ये नॉर्मल वेक्टर टू द सर्फेस ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा. यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो भी हमें लिखना आता है. हम कैसे लिख सकते हैं? n वेक्टर और इनफैक्ट n कैप. अगर आपको n कैप लिखना है तो आप क्या करोगे? आप उसे लिखोगे n वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर. बट रिमेंबर जो डायरेक्शन होगी इसकी वो प्लस एंड माइनस कहीं भी हो सकती है. यानी एनी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द प्लेन.
अगर मैं ट्राइंगल के लिए डेल्टा कैप लिखती हूँ तो मैं उसे प्लस माइनस एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर करके लिख सकती हूँ, ठीक है ना। मे बी इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, मे बी ऑपोजिट टू इट, दोनों ही केसेस में वो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस जरूर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. So sometimes we have to write a vector perpendicular to a triangle, so we take help of this vector and then we proceed. चलिए, let us move on to the next point now. अब अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? The next point that now we will be writing is about the scalar triple product. ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट IIT JEE एडवांस का हॉट फेवरेट है, बहुत क्वेश्चंस वो इस पर फ्रेम करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और किस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें यूज करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम लोग लिखेंगे. सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन ही, बॉक्स ABC क्या होता है. A डॉट वेक्टर B क्रॉस C. फाइनली ये कन्वर्ट होता है. अच्छा, एक चीज और, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, वेक्टर A क्रॉस B डॉट C, दोनों ही ठीक है. whether it is A cross B dot C or it is A dot B cross C, both are box ABC. ठीक है. वैल्यू क्या आएगी, मैं इस फॉर्म को कन्वर्ट करती हूं तो मैं लिखूंगी मॉड A मॉड B मॉड C साइन थीटा कॉस फाई. अब अगर ये वाली फॉर्म लिखी है तो थीटा इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड वेक्टर C. ठीक है, जबकि फाई कौन सा एंगल हो जाएगा, फाई इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B क्रॉस C. तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं इस फॉर्म को कन्वर्ट कर रही हूँ तो थीटा एंड फाई अकॉर्डिंगली डिफाइन होगा. थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिसका क्रॉस लिया गया, एंड फाई इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिसमें से एक वेक्टर यहाँ पर वेक्टर A है एंड दूसरा B क्रॉस C है. तो ये मॉड A मॉड B मॉड C साइन थीटा कॉस फाई गिव्स मी द बॉक्स प्रोडक्ट वैल्यू. ठीक है, अगर ये सारे वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हो जाते हैं, या फिर कहिए इफ दीज थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी आइदर 1 या फिर -1. 1 और -1 क्यों, बिकॉज मॉड A मॉड B मॉड C तो 1 हो ही जाएगा. थीटा मैंने कहा 90 डिग्री है तो दैट इज गोइंग टू बी साइन पाई बाय 2 दैट इज 1. कॉस फाई, अभी जो फाई होगा इट कैन बी आइदर 0 और इट कैन बी पाई. ये पाई भी हो सकता है बिकॉज हो सकता है कि थीटा या B क्रॉस C की डायरेक्शन ऑपोजिट टू A आ जाए. ठीक है ना, B क्रॉस C ऑपोजिट टू A तो पाई आ जाएगा. सो पाई है तो -1 आंसर होगा, अगर ये 0 होगा तो +1 होगा. So if ABC are three mutually perpendicular unit vectors, the box product is going to be +1 or -1. Conversely, अगर किसी का box product 1 दिया गया है तो you can directly state that the three vectors are going to be mutually perpendicular unit vectors. ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर हमें बॉक्स ABC का स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है तो आप उसे इजीली कैलकुलेट कर पाओगे वेक्टर A डॉट B, A डॉट C से. B डॉट A, दैट मीन्स एक डिटर्मिनेंट आप यहाँ पर लिखोगे विच इज रिटन इन वेरी सिमेट्रिक वे. आप देख सकते हो थर्ड रो में वेक्टर C का डॉट हम ABC के साथ लेते जा रहे हैं. So this is A dot A, B dot A dot B, A dot C, B dot A, B dot B, B dot C, C dot A, C dot B, C dot C. Very important result. IT frame questions on this particular result. आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो और फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को भी आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लो. इन द फर्स्ट पॉइंट इफ यू नीड बॉक्स ABC, you need theta and phi. In the second result, you don't need theta and phi. What you need instead is the magnitudes of vector ABC. यानी अगर किसी क्वेश्चन में मुझे ABC वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर दिए गए हैं और साथ में मुझे डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, B डॉट C एंड C डॉट A दे दिया जाता है तो आई कैन इजीली इवेल्युएट द बॉक्स प्रोडक्ट ABC. ठीक है, तो हमें सेकंड वाले फॉर्मूले में थीटा एंड फाई की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है. व्हाट ऑल वी नीड इज ओनली the magnitudes of the vectors and angle between A, B and C. Sorry, not angle between. We need the dot product A dot B, B dot C and C dot A. In fact, ये ध्यान रखिएगा किसी क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. And then you need box ABC, क्योंकि box ABC के लिए या फिर कहिए box ABC की जरूरत हमें बहुत जगहों पे होती है, like the volume of parallelepiped या फिर volume of tetrahedron या कोप्लेनैरिटी को चेक करने के लिए. तो उन सारी ही सिचुएशन में हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए इस सेकंड फॉर्मूले को यूज करते हैं. ठीक है, हम सेकंड फॉर्मूले पर डिपेंडेंट होंगे सो दैट वी विल बी एबल टू गेट दी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स. ठीक है, यानी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई है. आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब मैं आपको बता रही हूँ जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है. वो है बॉक्स A प्लस B, B प्लस C,
C plus A. In case you come across this box, you directly replace it with choice of box ABC. ये भी बहुत सिंपल सा रिजल्ट है बट इंपॉर्टेंट है. It should stay in active mode in your mind whenever you're handling a question related to vectors. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया तो प्रॉपर्टी को हमेशा दिमाग में रखिए क्योंकि इस पॉइंट को लेकर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. ठीक है, इनफैक्ट फ्रेम किया भी गया है. नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग द पैरेललोपेपिड. उसका वॉल्यूम, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपेपिड जो होता है वो बॉक्स ABC से कैलकुलेट किया जा सकता है. अब किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, वो हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं. तो मैंने एक पैरेललोपेपिड यहाँ पे ट्रेस कर दिया OA. ये पॉइंट्स मैंने B and C करके लिख दिए हैं. O का ओरिजिन लेते हैं कि तो A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर लिया, B का B वेक्टर लिया एंड C का C वेक्टर. यानी बेसिकली OA वेक्टर A वेक्टर है, OB vector is B vector, OC vector is C vector. If this is the parallelepiped, then the volume of this parallelepiped is given by box ABC. That means to get the volume of this parallelepiped, you just need to take the box product ABC, right? वहीं अगर मैं बात करती हूँ एक टेट्राहेड्रन की, यानी अब अगर हम एक टेट्राहेड्रन ट्रेस करते हैं तो हमारा टेट्राहेड्रन है OABC. This is OABC. A with position vector A vector, B का position vector B vector, C का C vector. यानी basically you have taken OA vector as A vector, OB vector you have taken B vector, OC vector you have taken C vector. तो अगर आपके पास तीन coterminous edges of a tetrahedron are vector A, vector B, vector C, then you can write down the volume of this tetrahedron as 1/6 times box ABC. That means 1/6 the volume of parallelepiped. तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपिड एंड टेट्राहेड्रन में रिलेशन भी आ गया और इनके वॉल्यूम्स क्या होते हैं वो भी हमने बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में वापस से रिवाइज कर लिया. सो दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ सकती है. इन्हें भी एक्टिव मोड में आप अपने माइंड में हमेशा रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, दीज आर रिगार्डिंग द थ्योरम्स. लाइक फर्स्ट थ्योरम जो है उसका नाम हम थ्योरम इन अ प्लेन कहते हैं. क्या है वो थ्योरम इन अ प्लेन? काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, क्वेश्चंस में काफी यूज भी होती है. थ्योरम ये है कि सपोज यू हैव 3 वेक्टर्स ABC, but these 3 vectors are non-zero and non-collinear. ठीक है, suppose these 3 vectors are non-zero, non-collinear vectors and are coplanar. यानी 3 coplanar vectors हैं जो collinear भी नहीं है और non-zero vectors हैं. अगर ऐसा है तो in these 3 vectors, that means in this situation आपको 2 पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखने हैं. सबसे पहला पॉइंट, इनका बॉक्स प्रोडक्ट हर हालत में 0 ही आएगा. ठीक है, सपोज ABC में एक वेक्टर 0 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बॉक्स प्रोडक्ट 0 ही बनता है. सपोज ABC में 2 वेक्टर्स कोलिनियर हो जाते हैं तो भी बॉक्स प्रोडक्ट 0 आता है. अब हमने स्पेशल सिचुएशन क्या लिखी कि अगर वो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर होने के बाद कोप्लेनर वेक्टर्स भी हैं तो आपके पास बॉक्स हमेशा 0 आ जाएगा. Converse is also true in this situation कि अगर आपके पास बॉक्स ABC 0 लिखा गया है तो हमेशा 3 वेक्टर्स ABC कोप्लेनर ही मिलेंगे. हो सकता है कि वो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर कोप्लेनर आ रहे हो सकता है एक वेक्टर 0 है तब भी वो कोप्लेनर बन जाएगा. राइट है कि आपके पास एक 0 वेक्टर है, इट बिकम्स कोप्लेनर विद द रिमेनिंग 2 वेक्टर्स, सो नॉट एन इशू. अगर ABC में से 2 वेक्टर्स कोलिनियर होने की वजह से 0 आ रहे हैं तब भी तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है. यानी कन्वर्स में ऑल द 3 सिचुएशन में कोप्लेनर वेक्टर्स ही मिल रहे हैं. डायरेक्ट में हमने क्या लिखा है कि स्पेशल सिचुएशन की अगर तीनों वेक्टर्स नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर है और कोप्लेनर है तो उस केस में आपके पास 100% बॉक्स ABC 0 ही आता है. बॉक्स ABC आपको 0 ही मिलेगा. यानी आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली कि अगर इन द क्वेश्चन दे आर यूजिंग द लैंग्वेज दैट ABC आर 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर्स, then either you will have to use this first result or you will have to go for the second result. क्या है second result? सेकेंड रिजल्ट कहता है कि अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2. ठीक है, आप किसी भी एक वेक्टर को रिमेनिंग 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमेशा एक्सप्रेस कर पाओगे. ओके, सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज थ्योरम इन अ प्लेन जो आपको ध्यान रखनी है. क्वेश्चन इन दोनों पॉइंट से ही सॉल्व होगा, या तो हो सकता है फर्स्ट पॉइंट से ही खत्म हो जाए, हो सकता है कि हमें सेकंड पॉइंट की जरूरत पड़े. बट आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर्स आ रहा है तो सबसे पहले आपके माइंड में ये दोनों रिजल्ट्स आ जाने चाहिए. ठीक है,
इस केस में यानी ये जो दूसरा सिचुएशन है इसमें हम ये भी कहते हैं कि ABC वेक्टर्स हैव नाउ बिकम लीनियरली डिपेंडेंट, इन्हें लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज थ्योरम इन स्पेस। अभी थ्योरम इन स्पेस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्या चीज आपको ध्यान रखनी है इस थ्योरम इन स्पेस में, वो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। द पॉइंट दैट इज टू बी रिमेम्बर्ड इज कि अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज हुई है कि ABC आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर क्वेश्चन में कह दिया गया है कि 3 वेक्टर्स हैं, दे आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर, देन दिस इंप्लाइज एनी वेक्टर आर वेक्टर इन स्पेस। अब स्पेस का कोई भी वेक्टर आप उठा लीजिए, इट कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर प्लस ZC वेक्टर। यानी ये थ्योरम इन स्पेस कब काम आती है, जब इन द क्वेश्चन दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड यू सम सेट ऑफ, दैट मीन्स सेट ऑफ 3 वेक्टर्स विच आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर। अगर क्वेश्चन में 3 वेक्टर्स नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर दिए गए हैं तो इसका मतलब एनी वेक्टर इन स्पेस कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज 3। आप उन तीनों वेक्टर्स को यूज करके स्पेस के किसी भी वेक्टर को इजीली एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, बट चाहिए कि आपको चाहिए 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी रिक्वायरमेंट हमें समझ में आती है कि हमें एक वेक्टर लिखना, अब कैसे लिखें, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि A वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वेक्टर B और वेक्टर C, कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन दी है। तो यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर सम नॉन कोप्लेनर सेट ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स मिल जाएंगे तो आई विल बी एबल टू राइट एनी वेक्टर इन स्पेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोस 3। ठीक है, तो आपके पास XA वेक्टर YB वेक्टर ZC वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर लिखा जा सकता है, वेयर R वेक्टर इज एनी वेक्टर ऑफ द स्पेस प्रोवाइडेड A B C आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर। तो ध्यान रखेंगे लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पे, जिससे हमें हिंट मिलता है कि हमें कौन सी थ्योरम को यूज करना है। इफ दे आर राइटिंग कोप्लेनर और 3 वेक्टर्स लिखे हैं तो यू गो फॉर द प्रीवियस वन। नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड किए गए तो वी गो फॉर दिस थ्योरम। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, यानी ये अगेन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम करता है टू फ्रेम वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग लिखने जा रहे हैं वो है रिगार्डिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगेन हेडिंग डाल देते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी जितने पॉइंट्स अब हम लोग आगे लिखेंगे दे आर रिलेटेड टू वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो सबसे पहले तो मैं A क्रॉस B क्रॉस C लिख रही हूँ। इसकी डेफिनेशन पे मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वो IIT का फेवरेट पॉइंट है। They keep framing question in which they use the language that write a vector V vector which lies in the plane of vector B and vector C and is perpendicular to vector A। ठीक है, तो यही तो वो वेक्टर है, a vector which is lying in the plane of vector B and vector C and perpendicular to vector A. So they use this language, sometimes they want us to use unit vector perpendicular to A and in the plane of B and C. तो ठीक है, यूनिट वेक्टर भी हम इसे बना देंगे जब भी जरूरत पड़ेगी, बट द थिंग इज ट्रिपल प्रोडक्ट में मोस्टली जो क्वेश्चन अभी तक JEE एडवांस में फ्रेम किए गए हैं तो उसमें जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो यही होता है कि एक वेक्टर लिखना है which lies in the plane of vector B and vector C and which is perpendicular to vector A। यानी सिंपल ट्रिपल प्रोडक्ट ना देके वो उसी चीज को पूरा लैंग्वेज के साथ लिखते हैं। ठीक है, but don't get confused, it's a very simple thing. Any vector which lies in the plane of vector B and vector C and perpendicular to vector A can always be written in this form. Unit vector बनाना है तो it's fine. Now we can write down the unit vector as well. बस प्लस माइनस लिख लीजिएगा बिकॉज उस केस में डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड्स कुछ भी हो सकती है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू A वेक्टर है, इट लाइज इन द प्लेन ऑफ B and C। सो B and C यानी डिनोमिनेटर को मुझे लिखना चाहिए इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो प्लस माइनस करके आई होप द डायरेक्शन इज क्लियर टू एवरीवन बिकॉज 2 डायरेक्शन है, इट मे बी इन दिस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो दैट इज व्हाई वी आर जस्ट राइटिंग प्लस एंड माइनस ओवर हियर। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो ये है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम करेंगे या डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करते हैं इस तरह से इन द क्वेश्चंस। या फिर एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ, यानी क्या होता है ये वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C, ये होता है बेसिकली A डॉट C मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर B माइनस वेक्टर A डॉट B multiplied by vector C, right? This is the expression that we have for the cross product, or you can say that vector triple product. ठीक है,
आपने क्या किया, इस वेक्टर प्रोडक्ट को, ट्रिपल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी लिख दिया. Obviously, because this vector lies in the plane of B and C, using that theorem in plane, I can write it like this. But एक चीज और यहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती है कि after expansion, what we are getting here is the answer in which vector B is independent of dot and cross, vector C is independent of dot and cross. ये दोनों की दोनों independent of dot and cross आ गई. तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको जरूरत पड़ रही है कि आपको वेक्टर बी एंड वेक्टर सी को इंडिपेंडेंट ऑफ डॉट एंड क्रॉस बनाना है, तो आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प लेते हो. ठीक है, वी टेक द हेल्प ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट व्हेनेवर वी फील लाइक दैट वी हैव टू मेक द वेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ डॉट एंड क्रॉस, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका होगा डॉट एंड क्रॉस के इंडिपेंडेंट एक रिलेशन लिखने का. तो ट्रिपल प्रोडक्ट में ये कह सकते हैं कि ये लिबर्टी हमको मिलती है, या फिर कहिए कि अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है कि वी कैन राइट डाउन द वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ डॉट एंड क्रॉस. मगर कैसे ट्रिपल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा वो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देख के डिसाइड करना होता है. But the thing is, triple product is going to help you in getting rid of dot and cross from the vectors which are required in the question. Like B and C independent of dot and cross चाहिए, so accordingly you will write down this kind of dot cross vector triple product and will proceed. ठीक है. Next point, vector triple product का ही हम लोग लिखने जा रहे हैं, and that is about a box product भी आ रहा है, मगर ठीक है, vector triple product भी मैं इसे नहीं कहूंगी. In fact, it is 4 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाता है. बट द प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आईटी में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. व्हाट इज द आंसर? दिस इज बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर. सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर. से ध्यान रखेंगे. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, जैसा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट बी डॉट बी डॉट सी, बी डॉट बी डॉट बी डॉट सी, C dot A, C dot B, C dot C, whole square नहीं. ठीक है. So this can also be written in the form of determinant form. So remember, box ABC का square is equals to this one. ये itself एक काफी important result है जो आपको हमेशा active mode में रखना है. Along with that, you have to keep this result also in your mind every time. ठीक है. यहाँ से एक और जो इंटरप्रिटेशन की जा सकती है वो ये है कि अगर ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स निकलते हैं, यानी एबीसी को यूज करके आप कोई भी वेक्टर स्पेस में लिख पाओगे. बट अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगा, और इसीलिए बॉक्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी नॉन जीरो आएगा. तो बेसिकली हम क्या याद रखते हैं कि जब भी एबीसी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए विल ऑल्सो बी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. यानी अगर क्वेश्चन में एबीसी नॉन कोप्लेनर दिया गया है एंड यू हैव टू राइट डाउन सम न्यू वेक्टर, but in the options you find that new vector is expressed as the linear combination of a cross b cross c cross a, so you need not to worry. What we have to do is we have to use this result. We will be expressing our vector as a linear combination of a cross b cross c cross a. Why? Because abc non-coplanar, so a cross b cross c cross a will also be non-coplanar. और तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर का मतलब एनी वेक्टर इन स्पेस कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोस थ्री वेक्टर्स. ठीक है. तो जहां जहां आपके पास बॉक्स एबीसी के लिए रिजल्ट्स मिले हैं, आप वहां पे ये कोप्लेनरिटी वाले रिजल्ट को भी यूज कर सकते हो. लाइक बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्राइस बॉक्स एबीसी. वहां पे भी आप कह सकते हो कि अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए वेक्टर्स भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आ जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑन विच IIT JEE एडवांस में आपको काफी क्वेश्चन मिलते हैं. Coming to the next property, the next thing that we are now going to revise is डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स. यानी क्या क्या पॉइंट्स है? पहले मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी. ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी. ठीक है. अगेन हम वो पॉइंट रिवाइज कर रहे हैं जिन्हें क्वेश्चंस में यूज करना पड़ता है टू कंप्लीट द सोल्यूशन. ठीक है. तो कई बार हमें क्वेश्चंस में 4 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा. हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट? कई लोग इसका रिजल्ट भी याद रखते हैं, तो याद कर लिया है तो इट्स फाइन, नहीं याद किया है तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करते हैं. कॉन्सेप्ट ये यूज होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर मैं इसे एज ए यू वेक्टर यूज कर रही हूँ, ठीक है, इट इज यू डॉट सी क्रॉस डी. सो डॉट एंड क्रॉस की जो पोजीशन होती है ना वो इंटरचेंज की जा सकती है. तो इट इज टोटली अप टू यू कि हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द डॉट एंड क्रॉस. यानी सपोज आप इसे यू लिखते हो तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन कि ये यू डॉट सी क्रॉस डी है, तो इस डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर दिया जाए. कन्वर्सली व्हाट यू कैन डू इज कि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि हम इंस्टेड ऑफ यू हम इसे वी वेक्टर लेंगे.
है ना, किसी भी एक को लिया जा सकता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप इसे v लेते हो, तो लिखा है a क्रॉस b डॉट v। a क्रॉस b डॉट v मीन्स नाउ दिस क्रॉस एंड डॉट कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो हम इसे एज अ ट्रिपल प्रोडक्ट डील करते हुए प्रोसीड करते हैं। यानी मैं इसे लिखने जा रही हूँ, अब क्योंकि v से लिख दिया है तो मैं डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज करूंगी। मैं लिखूंगी a डॉट वेक्टर b क्रॉस c क्रॉस d। ठीक है, बस कैलकुलेशन पार्ट में प्रोसीड करिए। ये बनेगा वेक्टर a डॉट triple product. Yes, we know how to handle a triple product, so we can write it like this. ये देखो, and now dot a को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। This will be b dot d multiplied by vector a dot c minus vector a dot d multiplied by vector b dot c. So final result क्या आता है, उससे ज्यादा important है how we handled the question। ठीक है, तो a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d, कभी भी चार वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है। तो चार वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि a डॉट b डॉट c डॉट d, ऑब्वियसली इट डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंस। तो चार वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिजल्ट। तो इसका क्या मतलब निकलेगा, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, यू जस्ट इंटरचेंज डॉट एंड क्रॉस एंड प्रोसीड। वहीं अगर आपके पास फोर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d, तो इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। चार वेक्टर्स का डॉट एंड क्रॉस पर भी क्वेश्चंस आईटी फ्रेम करता है। कैसे लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इन फोर वेक्टर्स का। फोर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम एंड टेक देम एज अ सिंगल वेक्टर। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट आंसर इज गोइंग टू बी अ वेक्टर, राइट। सो मैंने a क्रॉस b को u वेक्टर अज्यूम कर लिया। a क्रॉस b को u वेक्टर अज्यूम कर लिया, तो यू कैन सी दैट दिस इज ट्रिपल प्रोडक्ट u क्रॉस c क्रॉस d, राइट। ये भी u क्रॉस c क्रॉस d लिखा हुआ है, यानी हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर u डॉट d मल्टीप्लाइड बाय c वेक्टर माइनस u डॉट c मल्टीप्लाइड बाय d वेक्टर, करेक्ट। अगेन u डॉट d, व्हाट डू यू मीन बाय d, d तो ठीक है बट u वेक्टर इज a क्रॉस b, तो दिस इज a क्रॉस b डॉट d मीन्स बॉक्स abd। ये बॉक्स abd आ गया इनटू c वेक्टर माइनस बॉक्स abc मल्टीप्लाइड बाय d वेक्टर। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। दैट मीन्स हमने क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर c एंड वेक्टर d। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट इट लाइक दिस कि आपने इसे a क्रॉस b लिखे रहने दिया और इस वेक्टर को कुछ अज्यूम कर लिया वेक्टर b। तो ये बन जाएगा वेक्टर a डॉट v मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर b माइनस वेक्टर b डॉट v c एंड मल्टीप्लाइड बाय a वेक्टर। v का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, तो v हम c क्रॉस d को ले रहे हैं, तो इट विल बिकम बॉक्स a c d इंटू b वेक्टर माइनस b c d box b c d into a vector. So same vector can also be expressed in this form. तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि आपको कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए, आप प्रोसीड करते हैं और अपने आंसर को लिख लेते हैं। ठीक है, यानी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट चार वेक्टर्स का कैसे लिया जाता है, डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह से लेते हैं, ये आपको आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग और मगिंग अप द लास्ट फॉर्मूला, क्या है उसका फर्स्ट स्टेप वो आप ध्यान रखो, बिकॉज लास्ट इन दो स्टेप्स को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह से चार वेक्टर्स के डॉट एंड क्रॉस को हैंडल करते हैं। चलिए, अब मैं इस पूरे लेक्चर को वाइंड अप करूंगी एक क्वेश्चन के साथ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है बट अगेन आईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दे हैव फ्रेम्ड और दे हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर question many times in framing the questions, many framing different questions. Sometimes they have framed direct question as well on it. क्या है वो क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है कि आपको तीन वेक्टर्स दे दिए जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट डेटा, नहीं ले रहे हम लोग, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार इसमें प्रीवियस आईटीज में यूज होते हुए देखा है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग दिस क्वेश्चन ओवर हियर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह दे दिया गया है कि ABC are known vectors and you have to identify the unknown vector R vector in the question. How you are going to find it or how you are going to handle this question? इसे हैंडल करने के लिए you start with this one, right? What you have to do is R vector minus C vector cross B vector आप लिखते हो, equated is to 0. Then you have R dot A is equals to 0. जब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली या तो R minus C vector 0 वेक्टर होगा और नहीं तो R minus C vector will be parallel to B vector, right? पहला और दूसरा केस, दोनों केसेस लेने जरूरी हैं। उसके बाद अगर हो सकता है इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग एक आंसर स्किप हो जाए, नॉट टू वरी, बट डोंट फॉरगेट टू टेक बोथ द केसेस। यानी या तो R वेक्टर C वेक्टर होगा, नहीं तो R वेक्टर C वेक्टर प्लस
lambda b vector b1. Whether this answer is correct or not, what you have to do is you just have to check r dot a. r dot a यानी c dot a चेक करना होगा. अगर वो 0 यानी आंसर लेंगे, if it is not turning out to be 0 यानी आंसर रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर आपको सेकंड केस को सॉल्व करना है तो यहाँ तो लैम्डा चाहिए. लैम्डा चाहिए तो अब मैं r dot a को यूज करती हूँ. जब आप इसे यूज करेंगे तो ये बन जाएगा c dot a प्लस लैम्डा वेक्टर b dot a इक्वल्स टू 0, यानी बेसिकली हमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है. सी द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट IIT एडवांस में काफी बार इस क्वेश्चन को यूज किया गया है. डेटा यानी एबीसी को IJK के फॉर्म में दे दिया जाता है. IJK के फॉर्म में नहीं दिया तो इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है या फिर इसे एज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी यूज किया जाता है. ठीक है. सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने इस पूरे लेक्चर में रिवाइज किए हैं, विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ JEE एडवांस. आप नोटिस करोगे कि जो भी क्वेश्चंस इस JEE एडवांस में फ्रेम किए जाते हैं उन क्वेश्चंस में ये एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ही यूज हो रही है. ठीक है. तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इसी के साथ मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट JEE मेंस PYQ सीरीज के 2 चैप्टर्स हैं, वेक्टर्स एंड 3D. दोनों में स्टार्टिंग में मैंने काफी डिटेल में इन पॉइंट्स को रिवाइज करवाया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी एक बार जरूर देख लीजिए सो दैट आप क्विक रिविजन कर पाएंगे ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगेन नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ यू वांट यू कैन रिवाइज द होल लेक्चर इन दोज 2 वीडियोस, बिकॉज जो क्वेश्चंस हमने वहां पर लिए हैं वो क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी रेलेवेंट है फॉर JEE एडवांस. तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट कर रही हूँ कि आप उन दोनों वीडियोस को भी जरूर एक बार गो थ्रू हो जाइए सो दैट आपका वेक्टर्स एंड 3D परफेक्टली रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू लॉट इन योर JEE एडवांस. सो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करती हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज much as possible with your friends and your fellow aspirants. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय फॉर नाउ.